हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें हम जो है नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल का जो है कंटिन्यूशन करते हैं। और आज जो है ये चैप्टर को फिनिश करके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने हर एक चैप्टर से तैयार किए हैं, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर आज अपन फिनिश करेंगे तो थोड़ा लेक्चर ज्यादा लंबा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो श्लोक नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, 14 नंबर के श्लोक पे क्या दिया गया है, ये श्लोक कोशिश करना लर्न करने का। ठीक है, रीजन बिंग जो भी वात पित्त कफ से रिलेटेड अगर श्लोक अगर आप लर्न करते हो तो वो दो जगह में काम आते हैं। कहाँ कहाँ पे दो जगह काम आते हैं? तो संहिता अध्ययन में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अब जब क्रिया शरीर जब पढ़ोगे, ठीक है, उसके लिए भी वो यूजफुल रहेगा। तो वात पित्त कफ से रिलेटेड जो भी श्लोकस रहेंगे उसको लर्न कर ही लेना अगर आपसे हो पाए तो। स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का फर्स्ट श्लोक। तो क्या बोला गया है? वायु पित्तम कफ शेति त्र, त्रयोदोष समासतः। ठीक है, ये त्रयो है, सुधार लेना। त्रयोदोष समासतः विकृता विकृता देह अग्नति ते वर्तयन्ति च। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो वात पित्त और कफ ये तीनों क्या है, ये तीन को ही दोष माना गया है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, त्रिदोष के अंतर्गत आते हैं। जब ये विकृत होते हैं या अविकृत होते हैं, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, शरीर जो देह है, ठीक है, उसमें विवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज यहाँ पे बोला गया है। इस श्लोक में इतना ही समझना है आपको। पर्टिकुलरली एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें से ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा कि त्रिदोष के अंतर्गत क्या चीज आता है करके। तो आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ इनको ही क्या बोला गया है, त्रिदोष बोला गया है। ओके, और इनके विकृत होने से क्या होगा, देह में भी विकृति आएगी। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो ये 14 नंबर के श्लोक में बोला गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब दुष्यंती दोषः, ये क्या है आपका दुष्यंती दोषः, यानी कि जो दूषित करे किसको, शरीर को या मन को, उसे अपन क्या बोलेंगे, दोष बोलेंगे। जो क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहा है, जो दूषित करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, दोष बोलेंगे। तो आपको एग्जाम में अगर दिया जाए बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के लिए सेट होता है, तो यहां से भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा और क्या बोला जाएगा, दुष्यंती, इसको गायब कर देगा, फिल इन द ब्लैंक कर देगा, दुष्यंती डैश। वहां पे आपके पास ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ऑप्शन सी मानसिक दोष, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ दोष बस आपको करना है। ठीक है, न कि शारीरिक दोष मानसिक दोष करना है। ठीक है, जो दूषित करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, दोष बोलेंगे। फिर नेक्स्ट परिभाषा आपको याद रखना है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या बताया गया है, अब देखो इसको ध्यान से समझो। समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। अगेन श्लोक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये श्लोक लर्न होना ही चाहिए आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर में से कोशिश करो इसी वजह से कि ये आपको हो। क्या बोल लगे, सम दोष समा अग्निश्य सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। यानी कि जब शरीर में दोष समान रहेंगे, दोष मतलब यहाँ पे आपका शारीरिक जो त्रिदोष है उनको भी बोला गया, रजतम को भी बोला गया है, मानसिक और शारीरिक दोष जब सम रहेंगे,
जब शरीर की जो अग्नि है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है, वो क्या है, इक्वल रहेगी। जो आप शरीर के जो धातुएं हैं और मल है, ठीक है, ये भी क्या होंगे, उन मल की जो क्रियाएं हैं वो भी सम रहेंगी। धातुएं मतलब आपने क्रिया शरीर के अंतर्गत पढ़ा होगा, सप्त प्रकार के धातुएं हैं, 7 प्रकार के धातुओं का वर्णन किया गया है। रस से लेकर के आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार वेद है वो बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं कि जो दोष है, अग्नि है, धातु है, ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये इसका मूल आधार है आयुर्वेद का। ओके, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो दोष मतलब समझ में आ गया। दोष मतलब कोई ऐसा मत बोलने देना, यहाँ पे सम दोष का मतलब क्या है, आपका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोषों को बोला गया है। शारीरिक दोष जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ। मानसिक दोष जैसे कि रजतम, वो दोनों आएगा। न कि पर्टिकुलरली एक दोष आएगा कि आप त्रिदोष को मानोगे, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों दोष जब क्या है, इक्वल हो, सम हो। अग्नि भी आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर है, या फिर आप पढ़े हो 13 प्रकार की अग्नि, नहीं पढ़े हो, पढ़ोगे, ठीक है, क्रिया शरीर के अंतर्गत पढ़ोगे। तो जो डाइजेस्टिव फायर है, सीधा अपन ये बात करते हैं, शरीर के अंतर्गत अलग अलग अग्नि होते हैं, बट समझने के लिए ये समझो कि जो आपकी अग्नियां हैं वो क्या है, इक्वल रहेंगी। और धातुएं भी क्या है, इक्वल रहेंगी, जो सप्त धातुएं हैं। मल, मल मतलब शरीर का जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है, जैसे कि आपका क्या है, मल, मल के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, शरीर, क्या चीज अपन लोग उत्सर्जित करते हैं तो स्टूल आउट होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पुरीज बोलेंगे आयुर्वेद में। यूरिन को क्या बोलते हैं, वो भी मल ही है शरीर का, उसको बोलते हैं मूत्र। इसके अलावा आपका आ जाता है, गर्मियों के दिनों में क्या निकलते हैं, स्वेट, पसीना। तो ये 3 प्रकार के मल हैं, ये भी शरीर से प्रॉपर क्रिया के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। जब आपके शरीर में दोष सम है, अग्नियां सम है, धातुएं सम है, ठीक है, जो सप्त धातुएं रस से लेकर के शुक्र तक, और मल की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो भी शरीर में मल भर रहा है वो भी प्रॉपर निकल रहा है, तो क्या होगा उससे, जो मन है, ठीक है, जो आत्मा है, इंद्रिय है और मन है, ये क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप हेल्थी पर्सन हो। डिसीज कब होता है, कोई भी जब आपके शरीर में जो दोष है, आगे चल करके आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में जब आ जाओगे, ठीक है, कोई भी जो डिसीज होता है वो क्या होता है, अपन लोग त्रिदोष के आधार पे ही समझते हैं, ठीक है, या फिर आपका मानसिक जो दोष है उसके आधार पे ही समझते हैं कि किसी भी जो डिसीज है उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जब दो सबूत इक्वल है तो कोई भी डिसीज उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब अमाउंट ऊपर नीचे होता है तभी कोई डिसीज होता है। तो वही चीजें हैं, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये सभी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, प्रॉपर है, इक्वल अमाउंट में है। इवन जो मल है उसका भी प्रॉपर उत्सर्जन हो रहा है, उसकी भी प्रॉपर क्रिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आत्मा, इंद्रिय और मन ये सभी क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो उसे अपन स्वास्थ्य की श्रेणी में रहेंगे, ठीक है, हेल्थी पर्सन बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य इत्यादि दिए थे, मतलब उस व्यक्ति को स्वस्थ बोला जाता है। अब इसको एक बार फ्लो चार्ट में याद करने की कोशिश करो, इजी वे में, अगर आपको याद करना है। देखो, दो तीन टाइप के मेथड्स होते हैं याद करने के। ओके, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2-3 टाइप के मेथड, जो आप हमेशा देखोगे, बहुत सारे बच्चे इस चीज का यूज भी करते हैं, बहुत लोगों को याद नहीं होता। एक आपका मेथड होता है फ्लो चार्ट वाला, ठीक है। एक आपका फ्लो चार्ट वाला जो मेथड होता है वो भी बेस्ट होता है, उसमें आपको एक बार समझ में आ गया तो आप चीजों को बहुत शॉर्ट में लिख करके, ठीक है, उसको जब भी आपका समय आया, यानी कि जैसे एग्जाम में लिखना है, तो उसको ब्रॉडली आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने अनुसार। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट में लिखना है। और उसके बाद में जब एग्जाम लिख रहे हो तो उसको ब्रॉड में एकदम एक एक चीज को थियोरिटिकल फॉर्म में लिख दो। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे श्लोक के अनुसार ही दोष हो गया, अग्नि हो गया और धातु हो गया, तो तीनों के बीच में मैंने क्या लिख दिया, सम लिख लिया। फिर मल क्रिया, तो मल प्रक्रिया ये भी सम हो, ये भी प्रॉपर हो रही है। और ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रसन्न है, तो इंद्रिय, मन, ठीक है, और आत्मा भी है, यहाँ पे आप ऐड कर लेना। आत्मा, इंद्रिय, मन ये सभी क्या है, प्रसन्न है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वस्थ बोलेंगे। तो वही चीज है कि दो, अग्नि, धातु ये सभी इक्वल अमाउंट में है, इक्वल है, ठीक है, मल की क्रिया भी प्रॉपर हो रही है, आत्मा, इंद्रिय और मन ये भी क्या है, प्रसन्न है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्वस्थ की श्रेणी में रखेंगे।
तो ये एक आपका मेथड हो गया कि इस प्रकार से फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक बार में ही याद कर सकते हो, कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ा, उतना थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एग्जाम में आप अपने अनुसार थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार श्लोक समझ में आ गया तो आराम से आप अपने अनुसार थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर स्वस्थ की परिभाषा हमने देख लिया। अब ये वाला जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि आपका मैं ये बोला, इस चैप्टर में से क्या हुआ कि आपका जो अष्ट अंग है उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जहां जहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो चीज भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि त्रिदोष के स्थान व प्रकोपक काल के विषय में बताए गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तीन दोष वात पित्त कफ हैं उनका स्थान क्या है, तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड, अगर इस चैप्टर से आना होगा तो। इसके अलावा प्रकोपक काल, काल मतलब आपका क्या हो सकता है, काल का मतलब समय को बोला गया है। ओके, तो ये समय को बोला गया है। अब ये काल जो है उसको अपन तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि काल एक प्रकार का काल जैसे कि आपके एज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, एक तो आपका मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में भी हो सकता है समय, एक आपका क्या है जब आप खाना खा रहे हो तो जितना टाइम वो डाइजेस्ट हो रहा है उसके आधार पे भी हो सकता है। तो ये तीन प्रकार से अपन जो टाइम है काल है उसको अपन डिवाइड करेंगे, एक एज के आधार पे, एक मॉर्निंग इवनिंग के आधार पे, और एक भोजन के डाइजेशन के आधार पे यानी कि आहार पाक के आधार पे। अब देख लेते हैं, सबसे पहले स्थान को याद करना जरूरी है, बहुत इजी है। अब एक पिक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उतना मेरा अच्छा नहीं है ड्राइंग, तो उसको समझने के लिए बस बना रहा हूँ। अब देखो, अब इस प्रकार से जब अपन याद करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट मेथड। यानी कि आप कोई पिक्चर के थ्रू कोई चीज को याद करते हो तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट मेथड, उससे आपको हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो देखो, वात का स्थान क्या बताया गया है, हृदय नाभि के बीच। तो यहाँ पे आपका हार्ट रहता है, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, अम्लाइकस रहता है। नाभि मतलब अम्लाइकस, हृदय मतलब हार्ट। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे किसका स्थान रहेगा, तो वात का स्थान रहेगा। ओके, तो हृदय और नाभि के बीच में किसका स्थान है, वात का स्थान है। सॉरी, नीचे है, थोड़ा मैं गलत बोल दिया, हृदय और नाभि के नीचे, यानी कि ये पूरा लोअर लिम्ब जो पार्ट रहेगा, हृदय और नाभि के बीच में आपका पित्त का स्थान रहेगा, और आपका हृदय और नाभि के नीचे यानी कि लोअर लिम्ब वाला जो पार्ट रहेगा वहां पे आपका वात का स्थान रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। फिर हृदय और नाभि के ऊपर में क्या रहेगा, आपका पित्त का स्थान रहेगा, सॉरी पित्त कहता हूँ, कफ का स्थान रहेगा। अब इसको समझने के लिए दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे कि कैसे करके याद कर रहे हो इसको। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उसको अगेन मैं एक बार समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें मैंने बोली है। कोई व्यक्ति है, उसके विषय में अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसका हार्ड है, यहाँ पे उसका क्या है, अम्लाइकस रीजन लेफ्ट में ही रहता है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, क्या होता है, हृदय और नाभि के बीच में डाइजेशन की क्रिया होती है ना, यहाँ पे स्टमक होता है, जितने भी आपके ऑर्गन है, जितने भी आपके क्या बोलने से इंटेस्टाइन हो गया, सभी चीजें रहती है यहाँ पे, जहाँ पे डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में किसका प्रभाव होता है, पित्त का प्रभाव होता है, ठीक है, अग्नि काम करती है ना। तो पित्त के स्थान कहाँ पे होगा आपका, क्योंकि डाइजेशन हो रहा है, तो हृदय और नाभि के मध्य में होगा। पैर से आप क्या करते हो, चलते हो, और चलने से चल गुण किसका होता है, वात का होता है। तो हृदय और नाभि इन दोनों के नीचे में वात का स्थान होगा। और आप देखोगे अभी ठंड का समय है कि कफिंग वफिंग होता है, ठीक है। तो कफिंग होता है तो क्या निकलता है, माउथ से कफ निकलता है। तो कफ कहाँ से निकलता है, गले से निकलता है। तो हृदय और नाभि इनके ऊपर किसका स्थान रहेगा, कफ का स्थान रहेगा। एकदम इजी वे में है, कुछ नहीं है। हार्ड और अम्लाइकस, हृदय और नाभि, इनके बीच में क्योंकि डाइजेशन हो रहा है तो इस वजह से पित्त के स्थान वहां पे बताए गए हैं। रीजन बिंग, अपन लोग पैर से चलते हैं तो चल गुण किसका होता है, वात का होता है। आपने क्रिया शरीर में श्लोक भी सुना होगा,
पित्त पंगु कप पंगु पंगु मल धातवा वायु एतन निर्यंते तत् गच्छति मेधवत। ओके, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वहां पे एक चीज बोला गया है कि जो वात होता है, पित्त है और कफ है, दोनों के है पंगु है, दोनों के पास चलने का गुण नहीं होता, इधर से उधर मूवमेंट करने का गुण नहीं होता, वात ही उसको मूवमेंट कराता है। उस श्लोक का अर्थ ये है। तो उसी प्रकार वही है कि क्या होता है, पैर से ही अपन चलते हैं, तो इस वजह से वात कहाँ पे होगा, हृदय और नाभि के नीचे। और कफ से, यानी कि जैसे मैंने बोला अभी ठंड में क्या होता है, कफिंग मुंह माउथ से निकलते हैं, तो वही है कि गले में, यानी कि हृदय और नाभि के ऊपर कफ का स्थान बताया गया। इजी है, एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं वय। वय अवस्था में, तो वय अवस्था में कौन से दोष का प्रकोप होगा। तो आपने देखा होगा, जितने भी ओल्ड एज वाले पर्सन आएंगे के पास, कोई आता है, जैसे कि आप घर में ही देखोगे, जितने भी ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम रहते हैं, पैर से चलने का प्रॉब्लम रहता है। और मैंने अभी क्या बताया, हृदय और नाभि के नीचे क्या था, पैर था। तो पैर से चलने वाला प्रॉब्लम किनको देखने को मिलता है, देखे होगे बहुत सारे, एक एज के बाद में स्पेशली अर्थराइटिस होता है वुमेन में, ठीक है, पैर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है, जोड़ों से संधियों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो किनको देखने को मिल रहा है ये, वृद्धावस्था में। तो वात का प्रभाव कब दिखाई दे रहा है, व से वात और व से वृद्धावस्था। वृद्धावस्था किसको बोलते हैं, ओल्ड एज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ओल्ड एज को। व से वात याद रखना, और व से वृद्धावस्था में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। देन सेकंड है पित्त का। तो पित्त का कब प्रभाव देखने को मिलता है, तो पित्त का जो है युवा अवस्था में प्रभाव देखने को मिलता है। युवा अवस्था मतलब यंग एज में। अब पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो होगा वो 20 में हो है, ठीक है, तो डाइजेशन अच्छा से होता है इसका, इम्यूनिटी ठीक रहता है। तो आपने देखा होगा युवा अवस्था के जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया हृदय और नाभि के मध्य है, पित्त का स्थान बताया गया, तो ये प्रॉपर काम करेगा। और युवा अवस्था का जो लोग होंगे उनको डिसीज भी नहीं होता, तो ये यूथ के, ठीक है। तो पित्त, ये चीज याद रखना, युवा अवस्था। इसके बाद में कफ। कफ का जो सबसे ज्यादा स्थान होता है, कफ का सॉरी, कफ जो है कब बढ़ा होता है, किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में, यानी कि जो चाइल्ड एज है। अब देखोगे चिल्ड्रन जो लोग रहते हैं, बच्चे जो लोग रहते हैं, उनका आप देखना, उनका एक हिसाब से नाक बहता रहता है, ऐसा करके याद रखना। अगर याद करना है यहाँ पे कफ जो है कौन से एज में ज्यादा प्रकोपित होता है, तो बच्चों का देखना नाक बहता रहता है। इसके स्थान मैंने क्या बताया था, हृदय और नाभि के ऊपर। और हृदय और नाभि के ऊपर से कफ निकल रहा है बहुत ज्यादा, वो आप किस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में कफ का प्रभाव होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वात का जो प्रभाव होता है वह से वात, और वह से वृद्धावस्था। क्लियर हुआ। पित्त का जो प्रभाव होता है, तो डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो किस में होगा प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि पित्त कहाँ पे, हृदय और नाभि के मध्य है, तो यंग एज में होता है प्रॉपर डाइजेशन, सब चीज को पचा लेता है वो आदमी। कफ जो है वो कौन से अवस्था में ज्यादा होता है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एज को। तो कफ जो है कब आपको देखने को मिलता है, ज्यादा किस में आप देखते हो, तो बच्चे जो रहते हैं उसके नाक ज्यादा बहते रहते हैं, इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि वात कौन से एज में होता है, वात का प्रभाव कौन से एज में रहता है, तो आप बता सको कि बाल्य वृद्धा, उसमें से वृद्धा अवस्था में होता है करके, ठीक है। और कफ जो है, नाक किन का बहता रहता है, कफ जो है ज्यादा निकलता रहता है, तो बच्चों में निकलता रहता है, तो बाल्य अवस्था। इस प्रकार से इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। ओके, तो समझ में आ गया जो आपका वृद्धा, युवा और बाल्यावस्था में कौन से दोष का प्रभाव मिलता है। तो इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सीधा बोला जाएगा वृद्धावस्था में कौन सा दोष होता है, तो वह से वृद्धा से आपको याद हो जाएगा बात। युवा अवस्था में कौन सा दोष होता है, तो पित्त, इस प्रकार से इसको याद है। अब नेक्स्ट आपको ये जो है दिन और रात के विषय में बात कर लेते हैं, तो इससे उतना ज्यादा नहीं आता, बट याद रखना। अब जैसे कि अगर बात करें वात का जो प्रकोप होता है, मॉर्निंग में किस टाइम में रहता है वात का प्रकोप, तो अपराह्न में। अपराह्न यानी कि जो इवनिंग का टाइम है, उस टाइम में आपको वात का प्रकोप देखने को मिलेगा, स्पेशली 3 से लेकर के 6 बजे के बीच में। पित्त का प्रकोप यानी कि गर्मी कब सबसे ज्यादा लगता है, तो मध्याह्न में, यानी कि आफ्टरनून में। आफ्टरनून जैसे कि आपका 9 AM से लेकर के 3 PM तक, ये आफ्टरनून में आपको पित्त का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर कफ जो है वो दिन में कब आपको देखने को मिलते हैं, तो मॉर्निंग मॉर्निंग उठते हो तो देखते ना, थोड़ा गला भरा भरा लगता है, ठीक है, ये आवाज मोटी लगती है, तो कफ के प्रभाव की वजह से। तो पूर्वाह्न, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो 6 AM से लेकर के 9 AM तक आपको ये चीज देखने को मिलता है। तो इवनिंग में वात का प्रकोप देखने को मिलेगा, आफ्टरनून में किसका, पित्त का प्रकोप देखने को मिलेगा,
और मॉर्निंग में पूर्वाह्न में कफ का प्रकोप देखने को मिलता है। ये आप खुद फील कर सकते हो, क्योंकि अपराह्न में क्या होता है आपका, देखोगे इवनिंग में थक जाते हो पैर में, फिर क्या होता है, थकावट लगने लगता है, तो इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। फिर नाइट के बारे में बात करते हैं, तो नाइट का जो अंतिम काल होता है, यानी कि मॉर्निंग का जो काल होता है आने वाला रहता है, यानी कि ये बोल सकते हैं जैसे कि इसमें नाइट का जो अंतिम काल रहेगा, अंतिम काल यानी कि यही सेम चीज लिखो ना इसमें भी, ठीक है। अंतिम काल मतलब जो इसका लास्ट स्टेज रहेगा, उसमें आपका क्या रहेगा, वात का प्रकोप रहेगा। मध्य, मध्याह्न में जैसे पित्त का प्रकोप था दिन में, उसी प्रकार मध्य काल में क्या है आपका, पित्त का प्रकोप है रात में भी। और पूर्व काल में क्या है आपका, कफ का प्रकोप है। तो ये बेसिक सिमिलर ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। जैसे कि आप प्रहन बोल रहे थे, तो अंतिम करके याद रखना, मध्याह्न में म करके याद रखना, पूर्वाह्न में पूर्व काल करके याद रखना, तो एक ही चीज है, उतना कुछ नहीं है उसमें। मेन चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तीन चीज है जिनसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा आएगा, ऐसा वाला है। ओके। अब बात करते हैं आहार पाक के काल के विषय में। आहार पाक का काल यानी कि आपने एक भोजन ग्रहण किया, जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट खाया, अब वो डाइजेस्ट हो गया, तो उस डाइजेशन के दौरान कौन से दोषों का प्रकोप होता है वो अपन देखेंगे। जैसे कि जब आपका क्या होता है, डाइजेशन हो गया है, कोई भी आपने एक फूड इंटेक किया, जैसे ब्रेकफास्ट ले लिया, तो जब भोजन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो गया, यानी कि पक गया, पक्वावस्था को प्राप्त हो गया, डाइजेस्ट हो गया मतलब, तो भोजन के पाक के अंत में कौन से दोष का प्रकोप होगा, क्योंकि डाइजेस्ट हो गया है, तो वात दोष का प्रकोप होगा। और जब डाइजेस्ट हो रहा है, मध्यावस्था है, जब आपने भोजन अभी ग्रहण किया 3-4 घंटे हुए हैं, अब वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो उस दौरान किसका प्रकोप होगा, तो पित्त, पित्त क्योंकि क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, तो पित्त का प्रकोप होगा। अब जब आपने भोजन लिया है वो अपक्व अवस्था में, यानी कि डाइजेशन हुआ ही नहीं है उसका, तब क्या होगा, कफ का प्रकोप होगा। तो अगर भोजन अपक्व अवस्था में है, डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे आपका कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अगर भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, विदग्धावस्था को प्राप्त हो गया है, तो पित्त का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। और भोजन अगर डाइजेस्ट कंप्लीट रूप से हो गया है, उसमें कोई भी अंश शेष नहीं है डाइजेशन के लिए, तब क्या है, आपको वात का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आ गया, नहीं पका है भोजन तो कफ, डाइजेस्ट हो रहा है तो अग्नि की वजह से पित्त, और जब पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो गया तो वात का प्रकोप देखने को मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फ्लो चार्ट को भी याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्लॉट हो। अब बात करते हैं दोष अनुसार अग्नि, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोष अनुसार अगर अग्नि पूछा जाए, आचार्य वांग भट्ट के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, तो दोष अनुसार अग्नि में कैसा पूछा जाएगा, पर्टिकुलरली ये पूछ दिया जाएगा कि विषम अग्नि के वजह से, या विषम अग्नि कौन सा दोष के कारण होता है। विषम अग्नि का मतलब क्या समझते हो, तीक्ष्ण अग्नि का मतलब क्या समझते हो, मंद अग्नि का मतलब क्या समझते हो, ये पहले मैं क्लियर करता हूँ। विषम अग्नि समझ में आ रहा है, विषम, विषम मतलब कुछ चीज जो है वो प्रॉपर नहीं है, नाम से समझो, विषम यानी कि कोई चीज प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है मतलब, एक तो ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मतलब जो अग्नि है, जैसे मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है आपका, जो वाटर है वो बॉईल होता है। यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विषम किसको समझेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, बॉईल होता है। लेकिन इसको अपन 99 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, या फिर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रख सकते हैं, या फिर इसको अपन 110 डिग्री सेल्सियस पे भी रख सकते हैं, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे भी रख सकते हैं। फिक्स नहीं है इसका। एक तो क्या हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस में भी जा सकता है, एक तो 99 डिग्री सेल्सियस में जा सकता है, ये 100 में नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो 110 में भी जा सकता है, एक तो 200 में भी जा सकता है। अब अग्नि क्या हो रही है, मतलब एक प्रकार का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इससे एक तो ज्यादा हो रहा है, एक तो एकदम कम हो रहा है। तो जब अग्नि एकदम ज्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड विषम अग्नि। यानी कि दोनों प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो चीज से अभी आप क्लियर कराऊंगा, ठीक है, तीक्ष्ण अग्नि से भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अग्नि एक तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, 0 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है या 200 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, तो फिक्स नहीं है उसका अमाउंट, तो वो क्या है, विषम अग्नि बोलेंगे।
यानी कि प्रॉपर जो है वो अग्नि काम नहीं कर रही है भोजन को डाइजेस्ट करने का, तो वो क्या कहलाएगा, विषम अग्नि। समझ में आ गया? तो वात प्रकोप में विषम अग्नि आपको देखने को मिले। अब तीक्ष्ण अग्नि किसको बोलेंगे? तो तीक्ष्ण अग्नि मतलब जैसे कि मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होते हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं था टेम्परेचर, ये चीज को याद रखना। यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स नहीं था, एक तो 0 भी हो सकता था, एक तो 200 भी हो सकता था, एक 99 भी हो सकता था, एक 110 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो फिक्स नहीं था। इस वजह से क्या बोल दिया इसको, क्योंकि तो फिक्स ही नहीं है ना भाई, तो उसको विषम बोल दिया। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि में ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी लेकिन अपन क्या किए, 200 डिग्री सेल्सियस में उसको रख दिए, तो क्या होगा, वाटर बहुत तेजी से बॉईल होना शुरू हो जाएगा। या फिर 200 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस में उसको बॉईल होने के लिए कितना मिनट लगता था, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि उसको 5 मिनट का समय लगता था या फिर 4 मिनट का समय लगता था। तो हमने क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस है अपना टेम्परेचर, तो उसमें क्या होगा, 2 मिनट का समय लगेगा। तो अग्नि क्या है, तेजी से क्या हो रहा है, डाइजेस्ट कर रही है, या सॉरी तुरंत जो है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो वाटर है उसको बॉइलिंग में यहाँ पे कम समय लग रहा है, मतलब अग्नि तेज है इस वजह से। क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस में अगर अपन लोग कोई चीज को, जैसे आप इंडक्शन में 200 डिग्री सेल्सियस में रख दिए तो वाटर जल्दी बॉईल हो रहे हैं, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस में 4 मिनट का समय लग रहा है, और 200 डिग्री सेल्सियस में आपका 2 मिनट का समय लग रहा है वाटर को बॉईल होने में। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तीक्ष्ण अग्नि, क्योंकि इसमें अग्नि क्या है, फिक्स है। मंद अग्नि किसको बोलेंगे, तो मंद अग्नि कैसा बोलेंगे, तो जैसे कि अपन लोग क्या है, कोई वाटर को बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉईल करने के लिए अपन उसको एक निश्चित अमाउंट, जैसे इंडक्शन है उसमें अपन लोगों ने फिक्स कर दिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 99 डिग्री सेल्सियस अपन लोगों ने कर दिया। 99 डिग्री सेल्सियस अपन लोगों ने कर दिया, तो वो इस पॉइंट में आकर के थोड़ा सा वो रुक जा रहा है, बॉईल नहीं हो पा रहा है, तो धीरे से आएगा, एकदम धीरे धीरे धीरे। मतलब ये 4 मिनट से, या फिर अपन 50 डिग्री सेल्सियस में रखें तो ये 4 मिनट से भी ज्यादा का समय ले लेगा, 8 मिनट का समय ले लेगा क्या होने में, बॉईल होने में वाटर। तो दैट इज कॉल्ड मंद अग्नि, क्योंकि लेट समय ले रहे हैं। ये जल्दी से पाचन कर रहा था इस वजह से तीक्ष्ण अग्नि, ये लेट से समय पाचन कर रहे हैं इस वजह से मंद अग्नि। अग्नि पहले क्लियर हो गया, अगर आपको कोई पूछ दे विषम अग्नि किसको बोलते हैं, समझ में आ जाएगा। जिसमें चीजें जो है स्टेबल नहीं है, जल्दी भी हो सकता है या फिर बहुत देरी से भी हो सकता है, फिक्स ही नहीं है, तो वो विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि मतलब जल्दी डाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड तीक्ष्ण अग्नि। मंद अग्नि मतलब बहुत लेट से काम कर रहा है, स्लोली। मंद मतलब क्या होता है, स्लो, तो मंद अग्नि। अब देखो विषम अग्नि, विषम अग्नि में से व से आपको समझ लेना है वात का प्रकोप। विषम अग्नि में क्या होता है, व से वात का प्रकोप। तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि में पित्त का प्रकोप है, तो तीक्ष्ण का त से, पित्त का त याद रखना, ठीक है। तो दो ही जगह था। अब वात का तो अपन लोगों ने क्या है, विषम अग्नि में यूज कर लिया है, ठीक है। वी का, व का यहाँ पे अपन लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। बच गया पित्त, तो पित्त में जो ता था पीछे वाला, उससे याद रखना कि तीक्ष्ण अग्नि पित्त के लिए। और बच गया जो है मंद अग्नि, वो कफ के कारण होते हैं। इस प्रकार से ये जो अग्नि का प्रभाव है उसको याद रखना कि वात में क्या होता है, व से वात, और व से विषम अग्नि। पित्त, पित्त में त से, पित्त का त से तीक्ष्ण अग्नि, और कफ से मंद अग्नि। इतना ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं त्रिदोषों के गुण के विषय में। तो त्रिदोषों के गुण के विषय में बात करते हैं। अब ये गुण जो है, ये श्लोक थोड़ा लर्न करने की कोशिश करना। क्या बोला गया है, वात दोष के गुण बताए गए। तो वात दोष के क्या क्या गुण है वो अपन देख लेते हैं। तो वात दोष के गुण में बोला गया, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म शलो अनिल। ठीक है, एक लाइन का श्लोक है, ज्यादा नहीं है। तो जो वात दोष है उसके गुण क्या बताए गए हैं, तो तत्र रुक्षो, रुक्ष मतलब क्या होता है, ड्राइनेस। लघु मतलब लाइटनेस। शीत मतलब कोल्ड। खर मतलब रफ। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, जो मिनिमम होता है। चल मतलब मोबाइल। अनिल यानी कि वात के गुण के अंतर्गत आता है। तो वात के गुण में अंतर्गत क्या आता है, जो क्या होता है, रुक्ष है, ड्राई प्रकृति का है, ठीक है। वो आपका क्या है, वात की वजह से होता है। अगर किसी में ड्राइनेस है, रुक्षता है, तो वात के कारण होगा। किसी में अगर लघुता है, लाइटनेस है, तो वो वात के कारण होगा। अगर शीतता है, ठीक है, तो वो क्या है, कोल्डनेस जो है वो वात के कारण होगा। खर जो गुण होता है यानी कि रफनेस जो है वो वात के कारण होता है। सूक्ष्म यानी कि जो एक बोल सकते हैं एकदम माइनर जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वात के कारण होता है। और चल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मोबाइल होते हैं वो भी वात के कारण होते हैं। तो ये क्या है, आपके अनिल मतलब वात के गुण बताए गए हैं।
तो ये चीज याद रखना, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, ये किसके गुण है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो दैट इज कॉल्ड वात गुण। ओके, तो तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, ये किसका गुण है, तो वात का गुण है अष्टांग हृदय के अनुसार। चाहे इसके अनुसार अलग है, अष्टांग हृदय के अनुसार, ये चीज को याद रखें, एक लाइन का श्लोक, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्त के गुण के विषय में। तो ये सभी चीज जो है गुण है, क्वालिटी है। अब ये चीज को कैसे करके आप पढ़ोगे, जब आपको आप आपके एग्जाम है, अब एग्जाम में क्या होगा, केस शीट वगैरह आपको भरना पड़ेगा, तो वहां पे प्रकृति पहचानना पड़ेगा। तो जब आपको वात का गुण पता रहेगा तभी तो आप किसी की प्रकृति पहचान पाओगे। वहां पे आपको केस शीट में देखना पड़ेगा कि हाँ, रुक्षता है, अपन लोगों ने स्किन को स्पर्श किया, ड्राइनेस फील हो रहा है, तो वात के ऊपर ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, हाँ लाइटनेस है, वेट लाइट है, तो अपन वात के ऊपर टिक लगाएंगे। अगर हाँ कोल्डनेस है, ठंडा उसका शरीर लग रहा है, तो अपन वात के ऊपर टिक लगाएंगे। अगर खर है, रफनेस फील हो रहा है, तो वात के ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, चल है, कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके ज्यादा मोबिलिटी करते हैं, तो अपन वात के ऊपर टिक लगाएंगे। तो ये जब आप केस स्टडी करोगे, जब आप केस फाइल भरोगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको ये गुण याद होना जरूरी है ना। अभी आपको लगेगा कि हाँ ये चीज तो अपन ऐसी कर लेते हैं करके, लेकिन जब आपको गुण याद रहेगा, जब आपको श्लोक याद रहेगा, तभी तो आप किसी पेशेंट का प्रकृति परीक्षण कर पाओगे। आप देखे होंगे बहुत सारे, जैसे कि जीवा आयुर्वेद है, वो भी क्या करते हैं, सबसे पहले उनके ऐप में जाओगे तो आप ट्रीटमेंट देखोगे, तो सबसे पहले तो उन लोग प्रकृति परीक्षण करते हैं, उन लोग उसके लिए प्रॉपर ऐप बना के रखे हैं, उसके अनुसार आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस वजह से वात पित्त कफ का आपको प्रकृति यानी कि गुण पता रहेगा, तब आप उसकी जो नेचर है, प्रकृति है, पता कर पाओगे। तो इसी वजह से गुण याद होना जरूरी। ओके, फिर पित्त के गुण के विषय में बात करते हैं। तो पित्त के गुण में क्या बताया गया है, पित्तम संस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रंस सर द्रवम। तो पित्त के गुण क्या बताया गया है, पित्त जो होता है स्नेह तीक्ष्ण उष्ण, तो स्नेह होता है, स्नेह युक्त, मतलब जैसे कि अपन बात कर सकते हैं पित्त का जो गुण होता है वो स्नेह युक्त होता है, स्नेहन, स्नेहन का काम करते हैं। तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब जल्दी से काम करने वाला होता है। यहाँ पे तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जल्दी से काम करने वाला है। उष्ण प्रकृति का होता है, यानी कि हॉट होता है, आपको पता है। लघु होता है, लघु मतलब लाइट होगा। विस्तृंस, विस्तृंस मतलब ये बोल सकते हैं इससे अलग ही प्रकार का गंध आता है। ठीक है, मतलब गंध युक्त होता है पित्त जो है, उसके वजह से किसी भी चीज में गंध आता है। जैसे कि आप समझ लो, जैसे कि पित्तज प्रकृति व्यक्ति होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आपको अलग ही जो स्मेल है, पसीना छूटते हैं ज्यादा, तो क्या होगा, गंध आएगा। तो ये विस्कर्स गंध। सर, सर मतलब क्या होता है, फैलने वाला होता है। एक स्थान पे जैसे कि अपन रख देंगे, तो पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो सर फैलने वाला होता है। तथा द्रव्य यानी कि लिक्विड। तो ये जो है पित्त के गुण है। तो पित्त क्या होता है, स स्नेह होता है, स्नेह युक्त होगा। स्नेह मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे कि आपका घृत तेल व समझ, अब ये जो आपका घी है, हनी है, उसके समान गुण वाला रहेगा, वो एक प्रकार का स्नेह के है, वो स्नेह के अंतर्गत आता है, उसकी जो क्वालिटी रहेगी उस प्रकार से रहेगी। ये तेल ऑयल का जो क्वालिटी रहता है उस प्रकार का ही स्नेह है, तो स्नेहन युक्त होगा। ठीक है, एक दूसरे से मिलने वाला। इसके अलावा तीक्ष्ण गुण से युक्त होगा, तीक्ष्ण मतलब जल्दी से शरीर में फैलने वाला। उष्ण गुण से युक्त होगा, हॉटनेस लाने वाला। लघु मतलब लाइटनेस लाने वाला। विस्तृंस मतलब क्या होता है, जो गंध युक्त हो, इसमें से स्मेल आएगा। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति या पित्त की वजह से उसमें स्पेसिफिक गंध आएगा। सर मतलब जल्दी से फैलने वाला होता है, और द्रव्य लिक्विड। ये सभी किसके गुण है, तो पित्त के गुण है। तो एक लाइन के श्लोक है, याद करने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है। तो पित्तम संस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्तृंस सरद्रव्यम। तो ये सभी किसके गुण है, पित्त के गुण है, कि स्नेहन तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्तृंस सर और द्रव, ये पित्त के गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं कफ के गुण। अब गुण मतलब समझ रहे हो ना, क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको याद करने का भी टेक्निक मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं कफ के गुण के विषय में। तो कफ जो दोष है उसके गुण में बताया गया है, स्निग्धम शीतो गुरु मंद तस्य स्थिर कफ। तो क्या होता है, स्निग्ध होता है जो कफ की वजह से, क्या होता है, कफ जो गुण है उसको क्या बताया गया, स्निग्धता यानी कि चिपचिपापन लाना। शीतता यानी कि ठंडा लाना, कोल्डनेस लाना। गुरु, गुरु मतलब क्या है, हैवीनेस लाना। मंद मतलब स्लो मूवमेंट। ठीक है, मंद मतलब स्लो मूवमेंट रहेगा। संलक्षण मतलब ये जो है आपका चिपचिपा के ही समान रहता है, बट चिपचिपा नहीं रहता है।
ठीक है। चिकनापन को बोल सकते हैं एक हिसाब से, चिकनापन को अपन बोल सकते हैं संलक्षण। ठीक है। मृत स्नेह, मृत स्नेह मतलब एक प्रकार का क्या होगा, स्नेह के समान ही रहेगा बट थोड़ा सा हल्का सा मृदु रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगा। फिर स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल। ये सभी क्या है, आपके कफ के गुण हैं। तो जो स्निग्ध हो, शीतल हो, गुरु हो, मंद हो, संलक्षण हो, मृत स्नेह हो, स्थिर हो, ये क्या है, कफ के क्वालिटीज के अंतर्गत आते हैं। तब आप ये क्वालिटीज अगर किसी में दिखाई दे रहे तो बोलोगे हाँ कफ दोष बढ़ा हुआ है इसके शरीर में। यानी कि स्निग्धता भी है, शीतता भी है, गुरुता भी है, मंद भी है, संलक्षण भी है, मृत स्नेह भी है और स्थिर है, तो आप बोलोगे किसी पेशेंट में कफ जो है वो बढ़ा हुआ है करके। ओके, तो ये श्लोक भी याद करने की कोशिश करना कि स्निग्धम शीतो गुरु, मंद संलक्षण मृत स्नेह, मृत स्नेह स्थिर कफा। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस श्लोक को याद करने की कोशिश करना है। अब देखो इस, इन तीनों श्लोकों को एक एक लाइन का श्लोक है, अगर आप याद कर लेते हो तो कैसे करके आप याद रखोगे। इसको याद करने के लिए देखो, सभी जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट को ही भूलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या करोगे, जो ये वाला लाइन है उसको याद रखना, तपस्या करके याद रखना, वात पित्त कफ तपस्या, वात पित्त कफ तपस्या है। वात पित्त में ही पूरा आयुर्वेद समय है, इस वजह से इसको तपस्या करके ही याद कर सकते हो। तपस्या से क्या होगा, जो वात है उसका त से स्टार्ट हो रहा है, तत्र रुक्षो शीत लघु सूक्ष्म चल विशक्खा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गुण था वो किसमें था, वात में था। पित्त का क्या था, पित्त से स्टार्ट हो रहा है, तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्तरण से सरद्रव्यम, तो प से हो गया पित्त। फिर श, श यानी कि स्निग्ध, अधः स से स्टार्ट हो रहा है, तो कफ का जो गुण है वो स्टार्ट हो रहा है, तो स्निग्ध शीतो गुरु मंद संलक्षण मृत स्थिर कफ। तो इस प्रकार से याद रखना कि तपस्या, तपस्या मतलब स्टार्टिंग जो वर्ड है वो आपको याद होना चाहिए कि वात पित्त कफ इनके स्टार्टिंग वर्ड कहाँ से हो रहे हैं, अगर आप श्लोक याद करते हो तो। ओके, तो इस प्रकार से इसके श्लोक को थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो कि स्टार्टिंग वर्ड से, कि हाँ पित्त का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पित्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तत्र से आपका क्या हो रहा है, वात का स्टार्ट हो रहा है, और सिया से आपका स्निग्ध से अधस्स से कफ का स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो इस चीज के ऊपर, थोड़ा सा इस लेक्चर को एक बार और रिवाइंड करके देखना, आपको चीजें अच्छे से याद होती ही जाएंगी। ओके, मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ, 100% मैं अपनी देने की कोशिश कर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे संसर्ग व सन्निपात के विषय में। अब संसर्ग किसको बोलते हैं और सन्निपात किसको बोलते हैं, ये बेसिक चीज को बस समझो, समझना है, इसमें श्लोक लोग कुछ पढ़ना नहीं है। संसर्ग मतलब क्या होता है, जब दो दोष, जैसे कि मैंने वात और पित्त, ये दो दोष आपस में जब मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, संसर्ग बोलेंगे। या फिर पित्त और कफ दोष ये आपस में आपके मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संसर्ग कहलाएंगे। या फिर कफ और वात दोष ये आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आपके संसर्ग। मतलब जब दो दोष आपस में मिलते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संसर्ग कहेंगे। दो दोष आपस में मिलते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संसर्ग कहेंगे। सन्निपात किसको बोलेंगे, तो जब तीनों मिल जाएंगे, यानी कि वात पित्त और कफ ये तीनों आपस में मिलेंगे तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सन्निपात बोलेंगे। बस इतना समझना है। संसर्ग मतलब दो दोष मिल रहे हैं तो ऐसे तीन पेयर बन सकते हैं, और अगर सन्निपात बोलेंगे तो एक ही पेयर बनेगा, वात पित्त कफ तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सन्निपात कहलाएगा। अब यहाँ पे सप्त धातुओं के विषय में बताया गया है, तो सप्त धातु के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो वो चीज यहाँ पे आपका बताया गया है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। तो रसो, रसो अस्त्रिक, ठीक है, यहाँ पे रक्त नहीं बोला गया है, रसो अस्त्रिक मासम मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ सप्त दुष्या। अब ये क्या है, जो रस है, आपको पता ही है रस धातु, अस्त्रिक मतलब रक्त धातु को बोला जाता है, मांस धातु हो गया, मेद धातु हो गया, अस्थि धातु हो गया, मज्जा धातु हो गया और शुक्र धातु हो गया। ये सभी क्या है, आपके धातु हैं, ये सात आपके क्या है, धातु हैं। और इनको ही क्या बोला गया, इनको ही जो दोष है वो दूषित करता है, इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, दुष्य भी बोलेंगे। तो अगर आपको पूछा जाए अष्टांग हृदय में दुष्य की संख्या कितनी है, तो सात आंसर जाएगा। इजी है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ये शुक्र, ये सात प्रकार के धातु हैं। और इनको ही क्या करता है, जो दोष होता है वात पित्त कफ वो दूषित करता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, दुष्य भी बोलते हैं। फिर मल के विषय में बात करते हैं, तो मल कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था
ठीक है, कि मूत्र पुरुष और श्वेत, यानी कि यूरिन स्टूल आपका और श्वेत पसीना, ठीक है, ये मल के अंतर्गत आते हैं। फिर षड रस के विषय में बताया गया, 6 प्रकार के रस होते हैं। जैसे कि आपका जो टंग होता है ना, ये जो टंग है वो क्या होता है, 6 प्रकार के रसों का ज्ञान होता है इससे। इससे क्या होता है, 6 प्रकार के जो रस है उसका ज्ञान होता है। तो कौन से रस है, तो मधुर यानी कि स्वीट, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण मतलब जैसे नमक खाते हो, नमक का स्वाद है, लवण, तिक्त मतलब कड़वा जैसे कि करेला, कटु यानी कि तीखा, ठीक है, जैसे कि काली मिर्च, और कसाय, कसाय मतलब कसैला, जो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए कच्चा आम खा के देखना या कच्चा जाम खा के देखना, तो उसका जो स्वाद रहता है एकदम, जो मन को या फिर आपके माउथ को भाता नहीं है, वो कसैला, तो कसाय। तो ये क्या है, 6 प्रकार के रस हैं। इसको भी ऐसे याद रखना कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर मतलब स्वीट होता है, अम्ल मतलब खट्टा होता है, लवण मतलब नमक, तिक्त मतलब कड़वा, कटु मतलब तीखा, और कषाय मतलब जो कसैला रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे, कसाय। जो अपन इस टंग की सहायता से ये 6 प्रकार के रसों का ज्ञान करते हैं। तो सडनस पूछा जाए तो ये आपके आ जाएंगे, इसको ऐसे ही याद रखना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं त्रिविध द्रव्यों के विषय में। तो त्रिविध द्रव्य के अंतर्गत कौन से आते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए अष्टांग हृदय में त्रिविध द्रव्य कौन से हैं करके, तो द्रव्य मतलब यहाँ पे ड्रग को बोला गया है, ठीक है। द्रव्य का मतलब क्या हो गया, ड्रग हो गया, जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको बोला गया है। तो त्रिविध, त्रिविध 3 प्रकार के। षड मतलब क्या था, 6 था। षड मतलब संस्कृत में षड का मतलब 6 था, इस वजह से 6 प्रकार के हो गए। सप्त का मतलब आपको 7 ही पता है, और त्रिविध मतलब 3। तो त्रिविध द्रव्य के अंतर्गत 3 ड्रग कौन से हैं जो अपन यूज करते हैं, त्रिविध द्रव्य कौन से हैं, तो एक होता है दोष शामक, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, अब उसका शरीर में जो दोष है वो बढ़ा हुआ रहेगा, वात, पित्त, कफ, ये जो है बढ़े हुए हैं, तो इनको कम करने, कम करना मतलब समन करना के लिए जो द्रव्य अपन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड दोष शामक द्रव्य। तो कोई पेशेंट आया है जिसके शरीर में, उसको डिसीज कब हुआ है, तो वात पित्त कफ के बढ़ने की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम ड्रग यूज करेंगे, उसको मेडिसिन देंगे, वो क्या कहलाएगा, दोष शामक ड्रग। अब इसको एग्जांपल से समझो, क्या हुआ, कोई पेशेंट है, ठीक है, कि इसको आप ऐसा टाइप से समझो, दोष शामक द्रव्य, ठीक है। अब इसको मैं आयुर्वेद में भी समझा सकता हूँ, मॉडर्न में भी समझा सकता हूँ। जैसे पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने की वजह से क्या होता है, फीवर एक हिसाब से होता है। फीवर हुआ किसी को, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ज्वर कहते हैं आयुर्वेद में। तो कोई पेशेंट का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसका फीवर हुआ। अब इसको अपन क्या देंगे, ऐसी औषधि देंगे जो क्या करे, दोष का शमन करे। अगर अपन यहाँ पे आयुर्वेद में गए तो दोष शामक यानी कि पित्त को शमन करने वाला जो द्रव्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि सुदर्शन चूर्ण ले सकते हो, या फिर जो आपका सड़ंग पानी हो गया, सड़ंग पानी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सड़ंग जो पानी है वो अपन पिला सकते हैं, ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसका नाम है, जो अपन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दोष का शमन कर रहे हैं, ये अपन पिला रहे हैं, तो ये जो ज्वर है वो खत्म हो जा रहा है। एलोपैथिक में जाओगे तो सीधा सिंपल सी बात है, पीसीएम देंगे, कुछ और नहीं देंगे, सीधा पीसीएम देंगे, पीसीएम 500, पैरासीटामोल। तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अपन मेडिसिन दे रहे हैं जिससे क्या है, पित्त दोष जो है वो कम हो जा रहा है, उसका शमन हो जा रहा है। तो इस प्रकार के ड्रग को क्या बोलेंगे, दोष शामक ड्रग। अब क्या हो गया, सेकंड जो आपका टाइप है वो है दोष प्रकोपक ड्रग। दोष प्रकोपक ड्रग यानी कि जो दोष को और बढ़ा दे, जैसे कि ज्वर है, फीवर है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन लोग उसको क्या है, सड़ंग पानी देने के बजाय अपन लोगों ने उसको क्या दे दिया, मेडिसिन नहीं दिया उसको, अपन लोगों ने मेडिसिन के स्थान पे कुछ और दे दिया, कुछ और यानी कि जो ज्वर को और बढ़ा दे। जैसे कि उसको आइसक्रीम खिला दिया, ठीक है, आइसक्रीम खिला दिया, या ठंडे पानी में नहला दिया, तो क्या होगा, उसका जो फीवर है वो कम भी हो सकता है। या फिर उसको गर्म स्थान पे लेके, गर्म स्थान में, ठीक है, एक तो आइसक्रीम खिला दिया तो उसकी वजह से उसका फीवर और बढ़ जाएगा, खिलाया है मैंने बोला, ठीक है। ठंडे पानी से स्नान नहीं कराया, ठंडे पानी से स्नान कराने से ज्वर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया, आइसक्रीम खिला दिया, या फिर ऐसी चीजें जिससे फीवर और बढ़ जाए, ठीक है, ऐसी चीजों का प्रयोग कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, दोष प्रकोपक द्रव्य कहलाएगा। जस्ट लाइक आइसक्रीम हो गया, या जंक फूड खा लिए, ठीक है, फीवर में, तो वो और बढ़ेगा जो डिसीज है, तो वो क्या कहलाएगा, दोष प्रकोपक। एक होगा आपका स्वास्थ्य हितकर। स्वास्थ्य हितकर मतलब जैसे कि ज्वर है, फीवर है, तो अधिकतर लोगों को चावल
खाने का मन नहीं करता है, तो उन लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, ताकि फीवर जो है वो थोड़ा ठीक रहे या कम हो जाए, या फिर बिस्किट खाते हैं। तो ये क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्य है। तो जो क्या है शरीर के लिए हितकर हो, यहाँ पे मैंने एक को ही एग्जाम्पल के थ्रू बताया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलरली जो दूध पीते हो, ठीक है, या फिर रेगुलरली जो भी आपके शरीर के लिए हितकर है, दूध हो गया, च्यवनप्राश हो गया, जो आप रेगुलरली सेवन करते हो, वो क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य हितकर कहलाएगा, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। दोष प्रकोपक यानी कि जो दोष को और बढ़ा दे, उसे अपन दोष प्रकोपक बोलेंगे। दोष शामक यानी कुछ दोष को जो समन करे, कम करे, उसे अपन दोष शामक बोलेंगे। त्रिविध द्रव्य के अंतर्गत ये आपके आते हैं, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य हितकर। फिर वीर्य के विषय में बात करते हैं। वीर्य मतलब कोई भी मेडिसिन है, उसकी पोटेंसी को अपन क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। जैसे कि आप दोगे, क्या दिए, अब फीवर का ही पेशेंट आया, मेरे पास फीवर का ही पेशेंट आया, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में ज्यादा बात करूंगा, ओके। अब फीवर का ही पेशेंट आया, मैं अब आपको कुछ पता नहीं है, तो आपने क्या दिया, गिलोय चूर्ण दे दिया, गिलोय का चूर्ण दे दिया, या गिलोय घनवटी दे दिया, ओके। अब यहाँ पे वो पेशेंट मेरे पास आया, उसका फीवर जो है वो ठीक हुआ, लेकिन उसको 1 वीक का समय लगा, ठीक है, आपने गिलोय दिया तो उसको 1 वीक का समय लग गया। अब वो ही पेशेंट मेरे पास आया, तो मैंने उसको क्या दिया, ये सड़ंग पानी पिला दिया, और सड़ंग पानी पीने की वजह से वो क्या हुआ, जो 1 वीक उसको आपके पास लगा था, मेरे पास सिर्फ वो 2 दिन में ठीक हो। तो ये जो काम किया ना, ये सड़ंग पानी जो काम किया ना, ये सिर्फ 2 दिन में जो ठीक कर रहे हैं ना, ये क्या है, इसके वीर्य के कारण, इसके पोटेंशी के कारण काम कर रहा है। और पोटेंशी को ही क्या बोलते हैं अपन लोग, वीर्य कहते हैं। जो ये गिलोय काम किया ना, जो 1 वीक में काम किया फीवर को ठीक करने का, तो इसे भी अपन क्या बोलेंगे, इसकी पोटेंशी, यानी कि इसकी पोटेंशी 1 वीक का है, जबकि इसका जो है ज्वर को ठीक करने का 2 दिन में कर रहा है। तो वो क्या है आपका, एक प्रकार का पोटेंशी है, वीर्य है, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे। ये सामान्य भाषा में समझो। अब ये जो वीर्य है, इसको आपके ड्रग के अनुसार अलग अलग किया गया है, ठीक है। जैसे कि शीत और उष्ण वीर्य, ठीक है, यानी कि एक तो कोल्ड हो सकता है, ये उष्ण हो सकता है, ऐसा टाइप से आप समझ सकते हैं। बाकी वीर्य का मेन मीनिंग यही होता है कि उसकी पोटेंशियल को ही अपन वीर्य कहते हैं, कि कोई ड्रग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और वीर्य के टाइप बताया गया है, शीत और उष्ण, 2 प्रकार के टाइप होते हैं, उसी के आधार पर अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका उष्णवीर्य जो द्रव्य है, उसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। उष्णवीर्य द्रव्य जैसे कि आपका मरीच हो गया, मरीच हो गया, ठीक है, जिसका वीर्य उष्ण होता है। शीत वीर्य वाले जैसे कि अपन उशीर हो गया, उशीर मतलब जो खस है, या फिर चंदन हो गया। तो चंदन जो है ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या है, इसका वीर्य शीत है। इसी वजह से आपको याद होगा कि जो सर गर्म मत हो जाए, इस वजह से अधिकतर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर पे चंदन लगाते हैं, ठीक है, कि जो माइंड है वो शांत रहे। गर्मियों के दिनों में खस लगाते हैं, ठीक है, कूलर वगैरह में उशीर का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको है, तो वो शीत वीर्य वाला है ना, वो ठंडा हिलाता है, इसी वजह से। आप मिर्ची खा लो, उष्णता आ जाएगा एकदम, आपको लगेगा कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो वो क्या है आपका उष्ण वीर्य है। तो इस प्रकार का उसका काम वैसा कर रहा है। तो शीत और उष्ण ये 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विपाक के विषय में। विपाक का मतलब क्या होता है, विपाक का मतलब होता है जब आपने भोजन किया, अब भोजन करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप गए मार्केट, ठीक है, वहां पर से आपने लिया, एक सामान्य भाषण बता रहा हूँ, जैसे आपने लिया कोई भी चीज, च्युइंगम का मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल बता पाऊंगा, ठीक है। च्युइंगम आप लेते हो, तो च्युइंगम स्टार्टिंग में मीठा मीठा होता है, बाद में क्या हो जाता है, उसका स्वाद खत्म हो जाता है, ठीक है। लास्ट में तो एकदम ज्यादा अजीब ही लगता है, कड़वा लगता है, कि हम उसको मुंह से फेंक देते हैं। तो ये क्या है आपका विपाक है, एक हिसाब से ऐसा समझो। अब इसको कैसे समझोगे, तो ये आपके भोजन के ऊपर भी अप्लाई होता है। भोजन के ऊपर जैसे कि आप देखना, कोई भी चीज हो, जब आप स्टार्टिंग में खाते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है, और चबाते चबाते उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और लास्ट में उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो यही कहा कहलाता है विपाक, जैसे मैंने च्युइंगम के एग्जाम्पल में बताया। बट इसको आप भोजन के रूप में आप समझोगे, च्युइंगम भोजन नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा जब आप भोजन करते हो तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर होता है। बट वही है कि लास्ट टाइम अपन उसको अंदर कर लेते हैं, च्युइंगम को तो नहीं कर सकते। तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे, विपाक जो होता है वो त्रिविध, यानी कि 3 प्रकार के विपाक यहाँ पे बताया गया है। कौन सा, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। 3 प्रकार के विपाक है, कौन सा,
मधुर, अम्ल और कटु विपाक। तो मधुर विपाक किसका होता है? मधुर विपाक यानी कि लास्ट में आपको जो ज्ञान होगा, लास्ट विपाक मतलब अंतिम जो ज्ञान होता है, जैसे कि कई चीजें, जैसे मैंने बोला चिंगम लास्ट में कसैला हो जाता है, उसको अपन फेंक देते हैं, तो वो लास्ट जो ज्ञान हो रहा है आपको, वो क्या कहलाएगा? विपाक कहलाएगा। तो मधुर विपाक किसका होगा? तो ऐसे द्रव्य जो क्या होंगे? मधुर होंगे, स्वीट होंगे, या लवण होंगे यानी कि नमक होंगे, उनका जब पाक होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो जो लास्ट में जो ज्ञान होता है वो मधुर रस का होता है, यानी कि मधुर विपाकी होते हैं। इसी प्रकार अम्ल रस का जो विपाक है वो कैसा रहेगा? अम्ल विपाकी बताया गया है। फिर कटु रस का जो विपाक है वो कैसा बताया गया है? तो कटु तिक्त जो कसाय रस होते हैं उनका विपाक कटु बताया गया है। तो ये चीज याद रखना, मधुर अम्ल लवण जो है, सॉरी मधुर लवण है, उस रस का विपाक मधुर विपाक बताया गया है। अम्ल रस का जो विपाक है वो अम्ल बताया गया है, तथा कटु तिक्त और कसाय रस का जो विपाक है वो कटु बताया गया है। ओके, बस इतना ही याद करना है, ज्यादा कुछ उतना नहीं समझना है इसमें डिटेलिंग में, ठीक है? वो द्रव्य गुण के अंतर्गत आप इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे अपन। अब यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका क्या है, किससे रिलेटेड है? तो पदार्थ विज्ञान से भी रिलेटेड, पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। पदार्थ विज्ञान में भी ये टॉपिक आपका देखने को मिलेगा, तो यही बस चीज को कोशिश करूंगा कि मैं आपको लर्न हो जाए, ठीक है? यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है नो डाउट, पर पदार्थ विज्ञान में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। तो गुरुवादि गुण, गुरुवादि गुण कितने बताए गए हैं? गुण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो जो गुरुवादि गुण है इसका श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है? शरीर के जो गुण होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? शारीरिक गुण। यानी कि ये बोल सकते हैं जो शरीर में उपस्थित जो गुण है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो गुरुवादि गुण है वो याद रखना, इसका श्लोक याद रखना। गुरु मंद हीम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण संसूक्ष्म विसदंती विंसंति सविपर्या। यानी कि गुरु मंद हीम स्निग्ध, क्या क्या होता है मैं बताते जाऊंगा भाई, ठीक है? अभी श्लोक बस दे। संलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद, ये जो है टोटल 10 है, ठीक है? इसके विपरीत और मिला लोगे, जैसे कि गुरु का उल्टा लघु, मंद का उल्टा, ठीक है, सर, ठीक है, हिम का उल्टा आपका उष्ण। तो इस प्रकार से आप जो है अपोजिट अपोजिट जो गुण है उसको भी मिलाओगे, सब विपर्या मतलब विपरीत गुण। तो टोटल जो है 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। विंसंती मतलब 20। तो इस प्रकार से 20 प्रकार के गुरुवादि गुण है। तो ये अभी अपन एक एक को देखेंगे, ठीक है, कि गुरु कैसे है, लघु कैसे है, किसको किसको बोलते हैं, ठीक है? टोटल 20 गुणों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार। श्लोक याद नहीं करोगे तो ये वाला चीज याद रखना, जैसे कि गुरुवादि गुण के अंतर्गत गुरु, गुरु का उल्टा क्या होता है? लघु, ठीक है? इसमें पंचभौतिकता भी अपन नहीं देखेंगे, वो आपका रस, सॉरी रस शास्त्र बोलता हूँ, ये पदार्थ विज्ञान वाला टॉपिक है, ठीक है? तो पंचभौतिकता आपका इसमें से नहीं आएगा, ये बस आपको नाम बस पूछा जा सकता है। तो गुरु का मतलब होता है हैवीनेस, ठीक है? उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लघु, ठीक है? तो लाइटनेस हो जाएगा। फिर दूसरा होता है आपका स्निग्ध, स्निग्ध का उल्टा होता है जो आपका सूथनिंग जो रहेगा, ठीक है? सूथनिंग जो रहेगा उसे अपन बोलेंगे स्निग्ध। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका रुक्ष मतलब ड्राइनेस। फिर इसके बाद में आपका द्रव्य, तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? फ्लूडिटी, ठीक है? तो फ्लूडिटी को अपन क्या बोलेंगे? द्रव्य। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सांद्र यानी कि सॉलिडिटी। फिर हो जाएगा आपका शीत, शीत का मतलब क्या होगा? कोल्ड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उष्ण। ओके, फिर आपका हो जाएगा मंद, मंद मतलब क्या होगा? डलनेस, मंद मतलब डलनेस, ठीक है? तीक्ष्ण इसका अपोजिट यानी कि आपका शार्पनेस। फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा स्थिर, स्थिर का मतलब क्या होगा? इनमोबाइल, ठीक है? इनमोबाइल जो रहेगा, इनमोबिलिटी जो रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? स्थिर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सर यानी कि मोबिलिटी। फिर इसके बाद में मृदु, मृदु का मतलब क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस। और सॉफ्टनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्डनेस यानी कि कठिन। तो यहां तक क्लियर हुआ? बस इसके नाम बस को आप समझ गए ना, बस इसको आपको नाम बस को ही याद करना है, ठीक है? फिर इसके बाद में होता है आपका विशद। विशद का मतलब क्या होता है? तो जो क्लियरनेस रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे? विशद बोलेंगे। विशद को उल्टा क्या हो जाएगा? आपका पिच्छिल हो जाएगा, जो आपका स्लिमनेस जो होता है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आपका संलक्षण, तो संलक्षण का
मतलब क्या होता है? तो जो स्मूथनेस रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे? संलक्षण बोलेंगे। तो संलक्षण मतलब होता है स्मूथनेस। ओके। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रफनेस यानी कि खर। फिर होता है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है आपका जो ये बोल सकते हैं जो मोटा होता है, ठीक है। ठीक है। जो आपका बल्कीनेस जो होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? स्थूल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। यानी कि जो आपका माइन्यूट जो रहेगा, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, ठीक है। संलक्षण का मतलब समझ लेना। ठीक है। ये स्मूथनेस होता है, खर मतलब वो आपका रफनेस होता है, ठीक है। स्थूल मतलब जो ओबीस होता है उसको अपन बोलेंगे, और सूक्ष्म किसको बोलेंगे? तो जो माइन्यूट रहता है उसे अपन सूक्ष्म बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 20 हैं आपके गुरुवादी गुण के अंतर्गत आते हैं। बस नाम बस याद रखना है, ठीक है, उसका मीनिंग को समझ करके मॉडर्न के साथ मैंने यहाँ पे समझा दिया। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। तो क्या क्या चीजें और बताएगी उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, रोगों के भेद बताए गए हैं। तो रोग के भेद कितने होते हैं ये चीज को अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो रोग के भेद कितने बताए गए हैं? तो दो भेद बताए गए हैं। ठीक है। अगर डिसीज के टाइप पूछे जाए, रोग मतलब डिसीज, इसके कितने भेद बताए हैं अष्टांग हृदय ने? तो दो भेद बताए हैं। एक तो होता है निज और एक होता है आपका आगंतुज। ठीक है। तो भेदों के विषय में पूछा जाए तो निज और आगंतुज। निज मतलब जो शरीर में खुद से हो, जैसे वात पित्त कफ है, उसके वजह से जब होता है तो उसे अपन निज बोलेंगे। दूसरा आपका क्या होता है? आगंतुज। आगंतुज जैसे कि आपको कोई भी डिसीज जैसे कैसे होगा तो आपको देखने को मिलेगा, चोट लग जाता है, ठीक है। तब क्या होता है? जब डिसीज होता है तो उसे अपन आगंतुज बोलेंगे। या फिर कोई सांप ने काट लिया, या फिर किसी ये बोलना चाहिए पहाड़ वगैरह से गिर गया, एक्सीडेंटल जो केस होगा वो सभी क्या है आपके आगंतुज के अंतर्गत आ जाएगा। निज मतलब खुद के शरीर में आप गलत खाना खा रहे हो, ठीक है, प्रॉपर आपका डाइट नहीं है और उस प्रकार की जो क्रिया है वो कर रहे हो, तो उसके वजह से जो डिसीज होगा दैट इज कॉल्ड निज। तो रोग की कितने भेद हैं? दो, निज और आगंतुज। फिर इसके बाद में रोगों का अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान मतलब कहाँ पे स्थित रहते हैं, ठीक है। तो वो दो बताए गए हैं। एक तो आपका रोग जो होगा वो शरीर में होगा, सिंपल सी बात है, बॉडी में होता है। दूसरा आपका मन में होता है। शरीर में जैसे कि आप देखे हो, फीवर किस में होगा? शरीर में होगा। डायरिया किस में होगा? शरीर में होगा। तो ये पूरा बॉडी में ही हो रहा है। मन मतलब, मन कहने का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा अपस्मार का व्यक्ति है, अपस्मार मतलब इपिलेप्सी, ठीक है, उन्माद हो गया यानी कि पागलपन, तो उनका व्यक्ति जो होता है वो मन ही उसका विभ्रम होता है ना, उसका माइंड ही काम नहीं करता है। शरीर तो ठीक रहता है लेकिन मन नहीं काम करता है, तो वही है। तो अधिष्ठान क्या हो गया डिसीज के? दो हो गए, शरीर और मन। फिर मानस दोष। मानस दोष यानी कि मन के जो दोष हैं वो कितने हैं? दो ही बताए गए हैं। रज आते हैं आपके मानस। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारे छोटे छोटे चीज हैं। रोगी परीक्षण का वर्णन आचार्य वांगभट ने किया है। तो रोगी परीक्षण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रोगी परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं करके। ठीक है। तो रोगी परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परिच्छेद। ठीक है। तो रोगी परीक्षा में क्या आता है? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ये जो त्रिविध परीक्षा है वो बताया है रोगी परीक्षा। किसने? वांगभट ने, यानी कि अष्टांग हृदय ने। तो दर्शन करने यानी कि देखेंगे अपन, पेशेंट आएगा सबसे पहले देखेंगे ना कैसा दिख रहा है, साइनोसिस है उसके शरीर में, कोई और चीज सिम्टम्स थोड़ी दिखाई दे रहे हैं तो देखेंगे। फिर क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, टच करेंगे कि वहां पर कैसा है, उसका टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी थोड़ी ना हो रही है, तो टच करके अपन पता करेंगे। इसके अलावा प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कल क्या खाया, कैसे खाया, इससे पहले कितना दिन से ये समस्या है। तो ये तीन प्रकार के अपन जो है रोगी की परीक्षण करते हैं। दर्शन यानी कि देखना, स्पर्श करना मतलब उसको अपन टच करके पता करेंगे, और प्रश्न यानी कि क्वेश्चन करते हैं। फिर रोग परीक्षण। रोग परीक्षण मतलब यहाँ पे पेशेंट का परीक्षण एग्जामिन किया, ठीक है। रोगी परीक्षण मतलब पेशेंट एग्जामिनेशन। रोग परीक्षण मतलब अपन क्या कर रहे हो? डिसीज के बारे में पता कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अब आपको डिसीज को पता करना है तो एक्सरे रिपोर्ट देखते हो, ठीक है, कि हाँ वाकई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। सीटी देखते हो, ठीक है, मॉडर्न के अंतर्गत जाते हैं तो। लेकिन आयुर्वेद में अपन क्या करते हैं? रोग का जो परीक्षण है वो निम्न के द्वारा करते हैं। जैसे कि निदान हो गया, मतलब आपने क्या क्या खाया है जिसकी वजह से हुआ होगा। पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब आपके शरीर में क्या क्या इसके बाद में लक्षण दिखाई देने लग गए, उसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्व रूप बोलेंगे। फिर रूप मतलब प्रॉपर जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, उसमें पूरे ज्वाइंट जो होता है वो एकदम पेन करने लगता है।
तो वही है कि स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देगा। फिर उपशय, उपशय मतलब कौन सा चीज लेते हो तो आराम मिलता है, जैसे कि आप बेड रेस्ट ले रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, तो उपशय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर संप्राप्ति, संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, आपका लास्ट में किस प्रकार से वो डेवलप हो गया, पूर्ण रूप से जब डेवलप हो जाता है, ये पूरा जो चारों स्टेज को जब पार कर लेता है तो उसे अपन संप्राप्ति अवस्था बोलेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से जो डिसीज है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके डिसीज के परीक्षा है कि डिसीज का निदान क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे उसने वाताजहार किए हैं तो वात प्रकोपक रहेगा। ठीक है, पित्तश, तो अलग अलग डिसीज का अलग अलग आप पढ़ोगे। पूर्व रूप मतलब स्टार्टिंग में क्या सिम्टम थे, फिर लक्षण यानी कि प्रॉपर अब क्या सिम्टम शो अप हो रहे हैं, उपशम मतलब क्या चीज करते हो तो वो लाभकर होते हैं, और संप्राप्ति। ठीक है, लास्ट में वो जो डिसीज है वो जब डेवलप हो जाता है तो उसे अपन संप्राप्ति कहते हैं। तो इसको अपन डिटेल्स अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर का टॉपिक है, तो वहां पे आपको डिटेलिंग पढ़ना है। अभी सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस वजह से इसके नाम बस यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो रोग परीक्षा अगर पूछा जाए तो निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति ये आपका आ जाएगा। और रोगी परीक्षा में दर्शन स्पर्शन प्रश्न आ जाएगा, तो ये चीज को याद रखना, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं देश के विषय में। तो देश जो है, देश मतलब जहां पे आप रहते हो उसे अपन क्या बोलेंगे, देश बोलेंगे। ठीक है, अब देश जो होता है उसके कितना टाइप बताया गया है, दो टाइप बताए गए हैं। देश यानी कि स्थान, उसके दो टाइप बताए गए, एक होगा आपका भूमि और दूसरा आपका होगा देह। भूमि मतलब सिंपल सी बात है, जो लैंड है उसे अपन भूमि बोलेंगे। देह मतलब हमारे शरीर को बोलेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ही रोग रहते हैं ना, तो ये देह भी होगा स्थान देश के अंतर्गत। और भूमि यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब भूमि के अंतर्गत तीन टाइप में डिसाइड किया गया, सॉरी डिवाइड किया गया। एक होता है जंगल, एक होता है अनूप, और एक होता है साधारण। तो जंगल किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे आपका क्या होता है, अच्छा प्रॉपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, धूप वगैरह प्रॉपर पड़ रहे हैं, तो जो मरुस्थल वाला एक प्रकार का एरिया रहेगा उसे अपन जंगल बोलेंगे। अब प्रॉपर वहां पे धूप पड़ रहा है तो क्या होगा, वात का प्रकोप होगा, तो ये क्या है, जंगल एरिया में। आनुप किसको बोलेंगे, तो जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, आनुप बोलेंगे, क्योंकि क्या है, वहां पे सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कफ का प्रकोप होगा, तो वो आपका अनूप कहलाएगा। साधारण किसको बोलेंगे, तो जंगल और अनूप दोनों मिलकर के जो बनाएंगे उसको अपन साधारण बोलेंगे। तो जंगल मतलब जहाँ पे वात का प्रकोप हो, वात प्रकोपक जो देश है, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, सूर्य की प्रकाश ज्यादा पड़ रही है, तो आपका जंगल देश कहलाएगा, जो वात दोष प्रधान होगा। अनूप यानी कि जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, ठीक है, सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, कफ का प्रकोप है, तो वो अनूप देश कहलाएगा। साधारण मतलब जंगल और अनूप दोनों का मिश्रित जो रूप रहेगा, दोनों का मिला जुला जो देश रहेगा वो साधारण देश कहलाएगा। यानी कि 50% जंगल रहेगा और 50% आपका साधारण रहेगा, दोनों से मिला हुआ है। ठीक है, दोनों से मिल के बना हुआ है, तो आपका साधारण कहलाएगा। फिर औषधि के विविध भेद बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो मेडिसिन होते हैं, ड्रग होते हैं, उसके दो टाइप बताए गए हैं। एक होता है शोधन और एक होता है समन, बस इतना ही याद रखना। शोधन मतलब जो आपके शरीर का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, पूरे दोषों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसे अपन शोधन बोलेंगे। जैसे वमन विरेचन या पंचकर्म जो होता है, आपने सुना होगा पंचकर्म, वो शोधन प्रक्रिया है जिसमें अपन मेडिसिन लेंगे। समन मतलब जैसे कि आप लोगों ने कोई डिसीज आया, ठीक है, तो उसको कुछ मेडिसिन लिख दिया तो वो समन कहलाएगा, उसके शरीर से डिसीज कम, मतलब वो डिसीज का जो अवस्था है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर उसको उस चीज को होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, अगेन वो डिसीज के उत्पन्न होने के चांसेस रहेगा, तो वो समन कहलाएगा। बस इतना याद रखना कि औषधि के द्विविध भेद है, शोधन और समन। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन अपन डिस्कस करेंगे, ये है आपका चतुष्पाद। और चतुष्पाद से भी क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, जहां पे मैं बोल रहा हूँ ना फिक्स है क्वेश्चन, वो छोड़ना ही मत, चतुष्पाद से क्वेश्चन 101% फिक्स है। ठीक है, अष्टांग आयुर्वेद चतुष्पाद ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा वाला टॉपिक है। अब चतुष्पाद, चतुष मतलब समझ गया चार, पाद मतलब पांव, ठीक है, यही समझोगे ना, पाद मतलब पैर। चिकित्सा के चार पैर हैं, कौन से चिकित्सा के चार पैर बताए गए, यानी कि चिकित्सा के चतुष्पाद में क्या आता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, तो ये श्लोका लर्न करना है। क्या बोला गया है, भीषक द्रव्याणु उपास्था रोगी पाद चतुष्टयम। तो क्या है, भीषक द्रव्याणु उपास्था रोगी, ये क्या है आपके पाद चतुष्टयम, ये जो है चार जो है आपके चिकित्सा के चतुष्पाद के अंतर्गत आते हैं। तो भीषक हो गया, द्रव्याणु हो गया, उपास्थक हो गया, रोगी हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सित, चिकित्सा निर्देश प्रत्येक चतुर्गुणा। ठीक है, तो बोला गया है इनमें, इन सभी में क्या है, प्रत्येक में चार गुण आपको देखने को मिलेगा।
भीषक मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर होता है उसको अपन बोलेंगे। अब ये जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, इसी को ही मैं डिटेलिंग से करूंगा, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर अपन बात करें, भीषक मतलब क्या हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा। ठीक है, उपास्था मतलब क्या हो जाएगा, आपका औषधि हो जाएगा। परिचारक मतलब आपका अटेंडर हो जाएगा, और इसके अलावा आपका रोगी हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, चिकित्सा के चतुष्पाद में बताए गए हैं। तो कौन सा, भीषक मतलब जो डॉक्टर है उसको, द्रव्य जिससे अपन उस पेशेंट को ठीक करने वाले हैं, उपास्था मतलब आपको अटेंडर की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है, जो हेल्पर रहे, और पेशेंट जिसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये क्या है, चिकित्सा के चतुष्पाद में आते हैं। ये चीज को, ये पहला लाइन तो आपको याद रखना है। अब एक एक के जो गुण हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि भीषक के गुण बताओ, पहले तो आपको बोला जाएगा चिकित्सा के चतुष्पाद को बताते हुए सभी का वर्णन करो, या फिर भीषक के चतुर्गुणों का वर्णन करो। ठीक है, ये आपको बोल दिया जाएगा, ये द्रव्य के चतुर्गुण बताइए, ये उपासना के चतुर्गुण बताइए, ये रोगी के चार गुणों का वर्णन करो। इस प्रकार से आपको बोला जाएगा। यह चिकित्सा चतुष्पाद का सविस्तार वर्णन करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो चिकित्सा चतुष्पाद होता क्या है ये आपको समझना है ना। चतुर्पाद यानी कि चार चीजें आएंगी। तो चिकित्सा में चार चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन जिसकी सहायता से ट्रीटमेंट करेगा, इसके अलावा अटेंडर जो सहायता करेगा ट्रीटमेंट करने में उस पेशेंट की। तो ये आपका क्या है, चार गुण बताए गए। अब एक एक के गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, वैद्य के क्या गुण बताए गए हैं। तो वैद्य के गुण के विषय में अपन यहाँ पे बात करें तो वैद्य के गुण में बताए गए हैं, दक्ष तीर्थ, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थे, दुष्ट कर्म, शुचि भीषक। अर्थात क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जो डॉक्टर है उसको दक्ष होना चाहिए, यानी कि उसको अपना ट्रीटमेंट कार्य को करने के लिए एकदम वो एक्सपर्ट हो, प्रॉपर अपने ट्रीटमेंट जो है वो प्रोसीजर है उसको कर सके, इस प्रकार से उसे दक्ष होना चाहिए। तो दक्ष होना चाहिए, चिकित्सा कार्य में कुशल होना चाहिए, तो एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दक्ष होना चाहिए। तीर्थ शास्त्रार्थो, ठीक है, तो तीर्थ शास्त्रार्थों का मतलब क्या होता है, तो तीर्थ शास्त्रार्थों का मतलब होता है आपका कि जो गुरु से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया हो, जो क्या है अपने टीचर से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया हो, जो भी आपका मेडिसिन से रिलेटेड या फिर जो भी नॉलेज है वो किससे प्राप्त किया हो, अपने आचार्य गुरु से प्राप्त किया हो। तो तीर्थ शास्त्रार्थ, इसका मतलब ये होता है कि गुरुओं से प्राप्त हो। दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म का मतलब होता है जो चिकित्सा कर्म अभ्यास को अनेक बार कर चुका हो, मतलब उस चीज को क्या है, सॉरी दुष्ट कर्म बोल दिया मैंने, दृष्ट कर्म है, ये दृष्ट है। दृष्ट कर्म मतलब उस काम को वो कई बार वो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को कर चुका है। तो चिकित्सा अभ्यास को, प्रैक्टिस को कई बार कर चुका है, अनेक बार कर चुका है, तो क्या है, दृष्ट कर्म। सूची, सूची का मतलब होता है जो मन और वचन से शुद्ध हो। ऐसा मत हो कई जैसे आपके डॉक्टर्स होते हैं कि भाई मेरे को पैसा कमाना है कि पेशेंट को और कर देता हूँ, अभी इसका ठीक नहीं हुआ है करके और एडमिट कर देता हूँ, इस प्रकार नहीं होना है। उसको साफ रहना है कि जल्दी जल्दी मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है, और जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। तो मन और वचन से क्या होगा, शुद्ध होगा। तो ये जो चार है गुण किसके बताए गए, भीषक के डॉक्टर के बताए गए हैं। तो ये चीज याद रखना, चार गुण कौन से हैं, तो दक्ष होना चाहिए, यानी कि अपने कार्य को आसानी से कर सके, चिकित्सा जो भी ट्रीटमेंट है उसको। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, ठीक है, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि जो गुरुजन है उससे वो जो है ज्ञान प्राप्त किया हो, अपने टीचर से ही। दृष्ट कर्म, दृष्ट कर्म का मतलब ये होता है कि वो उस चिकित्सा को कार्य को कई बार प्रैक्टिस कर चुका हो, कई बार वो अपनाया चुका हो, अनेक बार कर चुका हो। सूची, सूची मतलब अपने मन और वचन से जो भी वो बोल रहा है उससे एकदम साफ साफ बोले, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को फंसाने का काम करे। अगर हो सकता है उसका ट्रीटमेंट तो बोलो हाँ, और नहीं हो सकता तो मना कर दो। तो वो सूची, ठीक है। तो ये भीषक के चार गुण बताए गए हैं। तो ये चीज को याद रखना, भीषक, सॉरी, भीषक के चार गुण में क्या आते हैं, तो दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्म, सूची, भीषक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं औषधि के चार गुण के विषय में। औषधि मतलब द्रव्य के, द्रव्याणु बोला गया था ना, तो औषधि उसी को ये बोलेंगे। तो उसके चार गुण कौन से हैं, तो यहाँ पे बोला गया बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। तो बहुत सारी जिसकी अपन क्या कर सके, कल्पना बना सके। कल्पना मतलब सिंपल सी बात है, अब आपके पास एक बच्चा है, अब उसको आप दो दोगे कोई भी कफ सिरप, कोई भी मेडिसिन, ठीक है, कोई भी मेडिसिन, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए, अब कोई भी बच्चा है आपके पास, पेशेंट आया बच्चा, ठीक है, तो उसको आप मेडिसिन दोगे ना तो खाता नहीं है वो, ठीक है। आप कोई भी मेडिसिन दोगे, अगर मेडिसिन इन द सेंस जैसे
टैबलेट दिए तो टैबलेट को खाएगा नहीं बच्चा, वो क्या कर देगा, उसको माउथ से बाहर निकाल देगा। तो क्या करना है अपने को उस कंडीशन में, उसको सिरप देना है जो मीठा हो, ठीक है, क्योंकि कड़वा है टैबलेट, इस वजह से उसने बाहर कर दिया, गिलोय को ही नहीं खा पाएगा, वो बाहर कर देगा। तो क्या करेंगे अपन, सिरप देंगे। सिरप जो होता है उसमें शर्करा रहता है, मीठा रहता है, इस वजह से खा सकते हैं। तो मेडिसिन ऐसा होना चाहिए जिसकी बहुत सारी कल्पनाएं बना सकते हैं, मतलब उसको अपन टेबलेट भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका सिरप भी बना सकते हैं, या फिर और डिफरेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारी कल्पनाएं बना सकते हैं। इस प्रकार का मेडिसिन होना चाहिए, ड्रग होना चाहिए अपने पास। बहुकल्पम यानी कि जिसकी बहुत सारी कल्पना, कल्पना वही है मतलब डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, उसका अपन सिरप बना सकते हैं, या फिर अपन उसका क्या बना सकते हैं, जो मेडिसिन है और अलग जो है, ठीक है, जो मेडिसिन है, ठीक है, वो अपन बना सकते हैं। तो वो आपका होना चाहिए बहुत सारी जिसकी कल्पनाएं कर सके। तो वो क्या है आपका, बहुकल्पना। ये औषध के गुण में बताए गए, पहला चीज। फिर बहुगुणम यानी कि बहुत सारे जो क्वालिटीज है, गुण है, अनेक गुणों से युक्त होना चाहिए। तो अनेक गुणों से युक्त होना चाहिए, बहुत सारे गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही चीज के लिए दे रहे हैं तो उसी चीज को करें, जैसे आयुर्वेद के जो चीजें होती है। आप सड़ंग पानी को भी देते हो ना, तो सड़ंग पानी सिर्फ ज्वर को ठीक नहीं करता है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो ये चीज आपका काम करता है। तो ये एक चीज को नहीं कर रहा है, ये अनेक गुणों से युक्त है। तो वही चीज बोला गया है। तो अनेक गुणों से युक्त, तो इस प्रकार का मेडिसिन आपको देना है। संपन्नम, संपन्नम यानी कि जिसमें जो रस वीर्य विपाक है उससे परिपूर्ण हो। संपन्न मतलब पूर्ण रूप से वो प्रॉपर, उसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारे क्वालिटीज उसमें विद्यमान हो, रस वीर्य विपाक जो है जो भी है वो पूर्ण रूप से विद्यमान हो, तो वो संपन्नम। फिर होता है आपका योग्य। योग्य मतलब क्या होता है, जो व्याधि देश काल रोगी रोग के अनुसार प्रयोग किया जा सके। तो योग्य मतलब अपन ये बोल सकते हैं, जो मेडिसिन ऐसा होना चाहिए, मेडिसिन जिसको अपन व्याधि को देश काल और रोगी के अनुसार प्रयुक्त कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए, अब व्याधि है, पेशेंट है, ठीक है, अब उसका जो देश है या काल है उसके अनुसार अपन प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का मेडिसिन होना चाहिए। देश काल मतलब क्या समझे, तो ऐसा है, अब पीसीएम जो है या फिर सड़ंग जो पानी है, ठीक है, ये ऐसा मेडिसिन है जिसको आप क्या है, देश, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ इंडिया में ही यूज करोगे तो इफेक्ट दिखाई देगा, या आप अफ्रीका में भी यूज करो, यूएस में भी यूज करो, इसका इफेक्ट जो है वो सिमिलर ही रहेगा। तो देश के अनुसार क्या होना चाहिए, वो रोगी में अपन प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी उसका इफेक्ट उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देश में या फिर काल में पर्टिकुलरली, जैसे कि बारिश का समय आ गया है या फिर एज है कि बच्चे में अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट ना दिखाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर यंग में ये यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ना दिखाए, इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज बोला गया कि काल के अनुसार या देश के अनुसार उसका इफेक्ट कम नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। वो कोई भी एज हो उसमें प्रॉपर इफेक्ट दिखाए, इस प्रकार का मेडिसिन होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका योग्य कहलाएगा। तो औषधि के चार गुण कौन से हैं, तो बहुकल्पम यानी कि बहुत से उसके अपन प्रिपरेशन कर सके, कल्पना बना सके। बहुगुणम यानी कि अनेक गुणों से युक्त हो, सिर्फ एक ही डिसीज को ना ठीक करे, बहुत सारे डिसीज को ठीक कर सके। संपन्नम यानी कि जो रस वीर्य अपने संपूर्ण गुणों से संपन्न हो। और योग्य हो यानी कि हर जो व्याधि है उसके अनुसार अपन उसका प्रॉपर प्रयोग कर सके देश काल के अनुसार। तो वो क्या है आपका, औषधि के गुण बताए गए हैं। तो औषधि के ये चार गुण है, तो ये चीज याद रखना, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिचारक के गुण के विषय में। परिचारक मतलब क्या होता है, अटेंडर को बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, हमारी सहायता करते हैं, अटेंडर, परिचारक। तो उसके विषय में क्या बताएगा, उसके भी क्वालिटीज बताएगा, हाँ, गुण मतलब क्वालिटीज। तो अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। तो क्या होना चाहिए, अनुरक्त। अनुरक्त मतलब रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला होना चाहिए। अनुरक्त का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट के प्रति क्या रखे, थोड़ा स्नेह रखे। स्नेह मतलब ऐसा है कि भाई तू पेशेंट है, तेरे पैसे से मतलब है, कई लोग करते हैं, ठीक है, तो उतना नहीं है मेरे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को तकलीफ हो रहा है तो उसको समझाए या फिर उसको प्यार से ट्रीट करें, इस प्रकार से स्नेह भाव रखें, ठीक है। तो इस प्रकार का होना चाहिए, कौन, अटेंडर, ठीक है। तो अनुरक्त यानी कि रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला हो। सूची, सूची मतलब मन और वचन से शुद्ध हो, वो भी ऐसा ना हो कि भाई पैसा कमाना है, ऐसा ना सोचे। तो जैसे सूची का जो गुण है आपको पूछा जा सकता है क्या, कि सूची गुण किसके किसके अंतर्गत आता है करके। तो आपका किसके अंतर्गत देख लिया आपने, एक तो भेषज के अंतर्गत आपने देख लिया कि जो डॉक्टर है उसके, भीषक सॉरी, भीषक के अंतर्गत देख लिया, ठीक है।
इसके अलावा आपका जो भीषक है उसके अंतर्गत आपने गुण देख लिया, और आपका परिचारक, दोनों में क्या है, सूची गुण जो है वो कॉमन है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि सूची गुण किस में आता है करके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भीषक में आता है परिचारक में आता है, दोनों में आता है, ठीक है, वहां पे बोथ आंसर क्लिक करोगे आप। ठीक है, कि सूची होना चाहिए यानी कि मन और वचन से शुद्ध होना चाहिए। फिर देखो दक्ष, दक्ष दोनों में आ रहा है कि अपने कार्य में कुशल हो, ठीक है, तो दक्ष और सूची दोनों में सिमिलर है। फिर बुद्धिमान होना चाहिए यानी कि दिमाग वाला होना चाहिए, कि हाँ भाई पेशेंट को अपन कुछ कर रहे हैं या फिर हम 2 मिनट के लिए नहीं है तो उसको थोड़ा देर के लिए बिजी रखे, या फिर अपन जब अपन कुछ काम के लिए अगर ये दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं तो उस दौरान उसको समझाए कि देखो भाई आप ठीक हो जाओगे ऐसा ऐसा करके, तो बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो ये जो है आपके किसके गुण बताए गए हैं, परिचारक यानी कि अटेंडर के बताए गए हैं, कि अनुरक्त, सूची यानी कि मन वचन से जो है क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए यानी कि जो भी उसका अटेंडर का काम है सहायक का वो करने वाला होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, और बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये परिचारक के गुण बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका जो आता है चिकित्सा के चतुष्पाद में, दैट इज रोगी। तो रोगी के क्या गुण बताए गए हैं ये अपन देख लेते हैं। तो रोगी के गुण के विषय में अपन बात करते हैं, इसके बाद में व्याधि के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो रोगी के गुण क्या बताए गए हैं, तो जो पेशेंट है उसके क्या क्वालिटीज होने चाहिए वो भी बताए गए हैं। तो आर्यो रोगी भीषक वश्यो ज्ञापक सत्व अनावपी, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रोगी है उसको क्या होना चाहिए, आड़े होना चाहिए, आड़े मतलब पैसा वाला होना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट करा सके, तो धनवान होना चाहिए सबसे पहले बात उसकी क्वालिटी में। यहाँ पे आचार्यों ने क्या बोले, आड़े बताया, आड़े मतलब जो रोगी है वो पैसा वाला होना चाहिए ताकि अपने ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। फिर बोला गया है भीषक अवश्यो, भीषक वश्यो मतलब जो डॉक्टर के बातों को मानने वाला हो, ठीक है, तो भीषक वश्यो मतलब जो भीषक यानी कि डॉक्टर है उसके बातों को मानने वाला हो। फिर तीसरा है आपका ज्ञापक, ज्ञापक मतलब क्या होना चाहिए, अपने रोग के लक्षणों को बताने में समर्थ हो, यानी कि हम उसको कुछ बोल रहे हैं या अपने प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर बताने में वो समर्थ हो, कि मुझे ये समस्या हो रहा है वो होना चाहिए, तो ये ज्ञापक होना चाहिए। फिर उसके बाद में बोला गया सत्ववान, सत्ववान मतलब होता है आपका सात्विक मनोवृत्ति वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसके गुण बताए गए हैं, पेशेंट के गुण बताए गए हैं, रोगी के गुण बताए गए हैं, कि आड़े होना चाहिए ताकि अपने ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके, धनवान हो, ठीक है, विषक वश होना चाहिए यानी कि डॉक्टर के बातों को पालन करने वाला होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए यानी कि अपने रोग के लक्षणों को बताने में समर्थ हो इस प्रकार का होना चाहिए, व सत्ववान होना चाहिए यानी कि सात्विक मनोप्रवृत्ति वाला होना चाहिए। तो ये सभी जो है इसके गुण बताए गए हैं, रोगी के गुण बताए गए हैं। नाउ इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्याधि के भेद के विषय में। तो अगर आपको व्याधि के भेद पूछे जाएं तो व्याधि के कितने भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं। एक होता है आपका साध्य और एक होता है आपका असाध्य। तो व्याधि के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, साध्य असाध्य। साध्य के अंतर्गत सुख साध्य आता है और कष्ट साध्य आता है, जबकि असाध्य के अंतर्गत याप्य तथा अनुपक्रम आते हैं। अब ये क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो साध्य के अंतर्गत सुख साध्य किसको बोलेंगे, ये चीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो साध्य के अंतर्गत सुख साध्य किसको बोलेंगे, तो जिसमें उपद्रव रहित हो, उपद्रव मतलब ऐसा डिसीज जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, तरुण पुरुष को हो यानी कि यंग एज में अगर डिसीज हुआ है तो, अल्प पूर्व रूप रूप लक्षण वाला हो, जिसमें मतलब ये बोल सकते हैं अभी तक जो सिम्टम्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, अल्प है, तथा चारों पाद के गुणों से युक्त हो, ठीक है, तो चार जो पाद बताए गए हैं, ठीक है, उनके गुणों से युक्त हो, तो उसे अपन क्या है, साध्य मानेंगे, उसे अपन सुख साध्य बोलेंगे, उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन रहित हो, यंग एज में हुआ हो, पूर्व रूप रूप ये जो लक्षण है वो अल्प हो, चार पाद के गुण से युक्त हो, वो क्या है आपका सुख साध्य कहलाएगा। फिर कष्ट साध्य को किसको बोलेंगे, तो कष्ट साध्य किसे बोला जाता है, तो कष्ट साध्य मतलब जो व्याधि शस्त्र आदि के प्रयोग के बाद ठीक होती है, यानी कि मिश्रित लक्षणों वाला होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, कष्ट साध्य बोलेंगे। तो जो व्याधि शस्त्र आदि, शस्त्र मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रयोग करने के बाद में ही ठीक हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कष्ट साध्य, मतलब एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर या माइनोर चीरा वगैरह लगाने के बाद में वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका कष्ट साध्यवादी कहलाएगा, जो मिश्रित लक्षण वाला होता है। फिर असाध्य के भेद क्या बताया गया था, याप्य और अनुपक्रम। तो याप्य किसको बोलेंगे, तो ऐसी व्याधियां जिनमें रोगी को निरंतर उचित उचित ढंग से आहार विहार और औषध का सेवन कराने से रोगी का जो आयु है वो शेष रहने वाला होता है तथा जीवित रहता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, याप्य। जैसे कि एड्स, एड्स में क्या होता है, इसको अपन ठीक नहीं कर सकते, असाध्य व्याधि है, लेकिन जो पेशेंट होता है
उसका जो है निरंतर अपन उचित आहार विहार यानी कि उसको प्रॉपर अपन मेडिसिन वगैरह वगैरह देते हैं और वो प्रॉपर मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो उसका जो एज है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका एक हिसाब से लंबे समय तक वो जीवित रह सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको अपन जड़ से तो ठीक नहीं कर सकते बट लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो उस प्रकार का जो व्याधि होगा वो याप पे कहलाएगा। फिर होता है आपका अनुपक्रम। अनुपक्रम मतलब वे व्याधियां जो साध्य रोगों के लक्षणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो आप ठीक कर ही नहीं सकते, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुपक्रम बोलेंगे। मतलब इसमें अपन लाइफ स्पान को भी नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसको अपन ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कई जो है कैंसर कीमोथेरेपी के द्वारा ठीक हो जाता है, बट कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते, उसमें एक निश्चित समय के बाद में उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनुपक्रम कहलाएगा। तो ये अब समझ में आ गया, साध्य साध्य अनुपक्रम। अब यहाँ पे इस नोट्स का मैं पासवर्ड भी आप लोग को रिवील कर देता हूँ। इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये चैप्टर आपका एंड होता है, चिकित्सा के चतुष्पाद हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा। तो 4 रहेगा, फिर क्या रहेगा, चिकित्सा के चतुष्पाद के अलावा दो दो चीज वाली हमने बहुत ज्यादा देखी है। ठीक है, कि जो रोग हैं उसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, इसके अलावा वीर्य के 2 प्रकार है, इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा। फिर अपन लोगों ने 3 प्रकार त्रिविध विपाक वक्र वाला चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया 423AYU। ठीक है, ये इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। एक्यूरेट ऐसे ही कैपिटल में टाइप करना है, 423AYU। यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, 423AYU, ये इस नोट्स का पासवर्ड है। ये चीज को याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन एमसीक्यू भी देख लेते हैं, क्या क्या एमसीक्यू है। ठीक है, जो मैंने प्लॉट किए हैं। तो ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास गया था, तो किसके पास गया था, बढ़ाई। तो ब्रह्मा से, डी से, डी से क्या था, दक्ष प्रजापति। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी जाएगा। ओके, फिर अष्टांग आयुर्वेद में सम्मिलित नहीं है। तो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शैल दृष्टा जरा विषाण अष्टवंगानी। तो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शैल दृष्टा, दृष्टा भी है, काय भी है, ऊर्ध्वांग भी है, नाड़ी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी जाएगा। फिर क्रूर कोष्ठ में दोष तथा अग्नि होता है। तो क्रूर क्रूर कोष्ठ में क्या होता है, आपका कौन सा, वात दोष तथा विषम अग्नि होता है, ये आपको पता है। ठीक है, वात की वजह से क्या होता है, विषम अग्नि होता है। पित्त की वजह से क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि होता है। कफ की वजह से क्या होता है, मंद अग्नि होता है। तो क्रूर कोष्ठ पूछा गया है, तो क्रूर कोष्ठ में कौन सा होता है, वात दोष के कारण होता है विषम अग्नि। फिर वात के गुण क्या है, तो वात का जो गुण है वो क्या है, रुक्ष रुक्ष लघु शीत सर, ये आपका क्या है, वात का गुण है। पित्त का गुण क्या था, स्नेह तीक्ष्ण उष्णम छ। ठीक है, कफ का गुण क्या था, तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध, ये कफ का गुण था। तो आपका वात का गुण पूछा गया, तो आंसर ए जाएगा। फिर इसके अंदर अष्टांग आयुर्वेद, सॉरी अष्टांग आयुर्वेद के या अष्टांग के अनुसार द्रव्य के कितने प्रकार बताए गए होते, त्रिविध प्रकार हमने देखा। कौन सा, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य हितकर। तो द्रव्य के कितने टाइप है, 3 प्रकार। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा। फिर त्रिविध विपाक में सम्मिलित नहीं है। तो त्रिविध विपाक में क्या नहीं है, तो लवण विपाक को नहीं किया गया, मधुर अम्ल लवण। ठीक है, तो मधुर अम्ल कटु, सॉरी मधुर अम्ल कटु, ये आपके विपाक है। लवण जो है वो विपाक का टाइप में नहीं है। फिर त्रिविध परीक्षा अष्टांग के अनुसार जो है सम्मिलित नहीं है। तो त्रिविध परीक्षा में क्या आता है आपका, यह रोगी परीक्षा में क्या आता है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। इसमें चक्षु परीक्षा नहीं आता, तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका था दक्ष तीर्थार्थस्य दुष्ट कर्मा सूचि भीषगा, किसका गुण है, किसका गुण है ये, दक्ष होना चाहिए, यानी कि तीर्थार्थ शास्त्रार्थ यानी कि गुरु से ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए। इसके अलावा दृष्ट कर्म यानी कि कर्म अभ्यास कई बार किया हो, सूची होना चाहिए मन वचन से, ये भीषक का गुण है। तो यहाँ पे श्लोक में ही बोला गया भीषक का, तो भीषक का है, यहीं पे बोल दिया गया था। भीषक द्रवाणु उपास्था आता है, भीषक द्रवाणु किसमें आता है उपास्था, तो चिकित्सा के चतुष्पाद में। तो देखो चिकित्सा के प्रकार में भी नहीं आता, चतुर्विद परीक्षा में भी नहीं आता, चतुर्विद सूत्र में भी नहीं आता, चिकित्सा चतुष्पाद में, बी आंसर जाएगा। फिर 10वां है आपका आर्यो, आर्यो रोगी भीषक वश्यो ज्ञापका सत्व नापी, किसका गुण है, तो किसका है, नाम से ही है, रोगी का गुण है कि आर्य होना चाहिए। ठीक है, भीषक वश होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए, सत्वान होना चाहिए, तो रोगी का गुण है, तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर बहुकल्पम बहुगुणन संपन्नम योग्य औषधम, किसका गुण है, तो औषध का गुण है, यहाँ पे ही आपका बोला गया औषध। ठीक है, तो देख लो आंसर बी आंसर जाएगा। फिर साध्य व्याधि के प्रकार है, कौन सा है आपका साध्य व्याधि, किसको बोलेंगे, तो साध्य व्याधि के अंतर्गत क्या देखा था हमने, सुख साध्य कृच्छ साध्य। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रम क्या थे, असाध्य के प्रकार थे, साध्य में क्या था, सुख साध्य कृच्छ साध्य, तो ये आंसर जाएगा। फिर वात का स्थान क्या बताया था मैंने, तो वात का स्थान हृदय और नाभि के नीचे वात का स्थान है,
हृदय नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है और हृदय नाभि के ऊपर कफ का स्थान है। ओके, तो ये आपका ये आंसर जाएगा, क्योंकि ये वात के स्थान पूछा गया है। फिर लास्ट यहाँ पे आपका पूछा गया है वृद्धि समानय सर्वेशा विपरीत विपर्य किसका सिद्धांत है, तो ये अष्टांग हृदय का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन लोगों ने आज फिनिश कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिनको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स रिपीट होना चाहिए था ऐसा करके, तो उन लोग एक बार लेक्चर को रिपीट करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगभग लगभग सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।